Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers and students. After a long time, ठीक है, थोड़ा सा गैप आ चुका था बरसात की वजह से। खैर, आज का जो लेक्चर है वो हमारा पास्ट पेपर ऑब्जेक्टिव्स के मुतालिक है। जो ऑसिलेशंस में पास्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव्स आ चुके हैं, एमसीक्यूज आ चुके हैं, उनके पैटर्न को देखते हैं, उनके तरीक़ेकार को देखते हैं। ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव्स को भी हम डिस्कस करेंगे। आई गेस 20 to 25 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मुझे मिले, तो मैं 20 से 25 एमसीक्यूज आज के जो है वो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलें, ये दो अभी जो है वो एमसीक्यूज आपको नजर आ रहे होंगे व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर। और वो जो दो एमसीक्यूज हैं वो मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। पहले एमसीक्यूज में ये है कि भाई जो एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो मैक्सिमम होती है जब ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, अब वो ऑप्शंस में नहीं लिख रहा, लेकिन मैं आपको ऐसे डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कि आप बिगर ऑप्शंस के इन चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए, हमें एक्सेलरेशन पूछा है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखें तो आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला ये पढ़ा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पर ओमेगा को हम रखेंगे कांस्टेंट, क्योंकि हमें एसएचएम की कंडीशन चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के साथ। अब माइनस जो है वो तो डायरेक्शन को शो करेगा, तो इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगी। तो आप कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगी, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, व्हेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स। जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑकर होता है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, तो आप इसको सिंपली ऐसा कहेंगे कि जब एम्पलीट्यूड आ जाए। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो कौन सी पोजीशन पर होता है, वो होता है एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये कुछ फॉर्मेशन आपने जहन में रखनी है। उसके बाद हम दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। दूसरे ऑब्जेक्टिव में हमें क्या कह रहा है, दूसरे ऑब्जेक्टिव में हमें कह रहा है कि एसएचएम में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ पर मैक्सिमम होती है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम कहाँ पर होगी, जब वो मीन पोजीशन पर होगा या एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। इसके दो तरीके मैं आपको बड़ी सिंपली समझा देता हूँ। पहले तो आपके कोर्स वर्क के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा यहाँ पर। जब आपने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 - एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। एक ये चीज है। अब मैं अगर आपको इससे डायरेक्ट बता दूं कि भाई मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी, तो आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं, तो मीन पोजीशन पर आपने क्या करना है, मीन पोजीशन पर आपने एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 0। ठीक है, यानी कि ये न्यूमरेटर में जो एक्स स्क्वायर है ये 0 हो जाएगा। तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन मिलेगी बाद में, इसको सॉल्वेशन के बाद में जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो एक्स नॉट नजर आ रहा है वो दर हकीकत एक्स नॉट क्या है, हमारे पास एम्पलीट्यूड है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी दर हकीकत मैक्सिमम मिल गई कि एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 1 - 0 करेंगे तो 1 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, यू गॉट दिस आंसर। और अगर आपको ये समझना है, आप अगर एक्सट्रीम सॉल्व करना चाहें तो आप एक्सट्रीम पोजीशन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एक्सट्रीम पोजीशन चाहिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन मीन पोजीशन ही होगा, यानी मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है। वैसे भी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन की हम बात कर रहे थे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एक्स है वो किसके बराबर होता है, एक्स नॉट के बराबर होता है। अब इसी तरीके के साथ इसी सेम फार्मूला के अंदर हम न्यूमरेटर में अगर एक्स नॉट पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स नॉट पुट करेंगे, तो एक्स नॉट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, एंड 1 - 1 बिकम 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 मिलेगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है, यानी कि मिनिमम मिलती है। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगी, एट मीन पोजीशन। जी, तो ये थर्ड एमसीक्यूज आपके सामने है कि भाई जो हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है हमारे पास। चलो, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब हो सकता है, बयां हो सकता है बाय विच स्टेटमेंट्स मेंशन बेलो, यानी कि नीचे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, के,
एल एम। कौन सी स्टेटमेंट एसएचएम को डिस्क्राइब करेगी, बयां करेगी? तो ये सवाल है हमारे पास। तो के स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको यही सॉल्व करवाया कि जब x जीरो के बराबर होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है हमारे पास, मैक्सिमम हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि के स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उसके बाद एल वाली स्टेटमेंट पर आते हैं कि वो क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है हमारे पास। ओके, अब थर्ड स्टेटमेंट पर जाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब x प्लस माइनस एक्स नॉट के बराबर हो। तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। यानी कि के और एम स्टेटमेंट सही है। तो के और एम करेक्ट ऑप्शन कहां पर है, ये रहा डी ऑप्शन। सो के एंड एम, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, इस चीज को सॉल्व कर देना है। जी डियर व्यूवर्स, तो ये चार एमसीक्यूज आपके सामने गिवन है। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहते हैं। कहता है कि इफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 20 माइक्रोसेकंड, एक ऑसिलेशन हो रही है, उसका जो गिवन टाइम पीरियड है वो 20 माइक्रोसेकंड है, तो आपने क्या फाइंड करनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो ये मैं आपको थ्योरी में पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दर हकीकत क्या होती है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होती है। अब टाइम पीरियड आपको कितना गिवन है, 2 माइक्रो सेकेंड। तो 20 माइक्रो सेकेंड, तो 20 सेम लिखेंगे, और माइक्रो का क्या मतलब होता है, 10 पावर -6। 20 × 10 पावर -6 में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करना है, अब देखिए, ये 10 पावर -6 ये ऊपर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी ये हुआ 1/20 इंटू 10 पावर +6 हो गया। ठीक है, और इसका जो यूनिट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका यूनिट आपको मिलेगा हर्ट्ज की फॉर्मेशन में। अब आपने क्या करना है, 1 को 20 के साथ डिवाइड कर देना है, और जो भी इसका आंसर आए तो 10 पावर 6 की अरेंजमेंट के आप हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इसका डायरेक्ट आंसर तकरीबन 50,000 हर्ट्ज आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसका आंसर 50,000 हर्ट्ज आना चाहिए। आपने इसको सॉल्व कर देना है और इसका देखना है कि इसका आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसने एसएचएम को एग्जीक्यूट किया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की आपने वेरिएशन बतानी है किसके बीच में, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो बड़ा सिंपल सी अरेंजमेंट में मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ, ये चीज मैं आपको थ्योरी में समझा चुका हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वेरी करती है, तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज में वेरी करती है, वो करती है 2f की रेंज में। याद रखिएगा, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी 2f होती है, जब फ्रीक्वेंसी 2f होती है तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो उसमें वेरिएशन आती है अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, कह रहा है कि द एक्सेलरेशन शोज अ फेज लीड ओवर द वेलोसिटी। भाई ये मैं भी आपको थ्योरी में पढ़ा चुका था कि जो एक्सेलरेशन होती है उसका साइन वेव ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके के साथ, लेकिन जो मतलब वेलोसिटी की अरेंजमेंट होती है हमारे पास, ठीक है, वो वेलोसिटी की अरेंजमेंट हमारे पास ऐसे इस अरेंजमेंट में बनती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फेज लीड या फेज लेग आ जाता है, और वो कितने का आ जाता है, वो आ जाता है π/2 का, यानी 90 का। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ π/2। सो क्वेश्चन नंबर 6 हैज आंसर π/2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने पूरा नहीं लिखा, बल्कि मैंने इसकी कुछ डेटा बना के दी है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोई पार्टिकल है जो सर्किल में मूव कर रहा है और सर्किल का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। जब उसके प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8.66 सेंटीमीटर, तो वो दर हकीकत कितनी एंगल बनाएगा इन केसेस के अंदर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता है क्या क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। ठीक है, जो एक्स नॉट होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो वो दर हकीकत रेडियस ही होता है कि सर्किल में रेडियस ही फॉर्मेशन एक्स नॉट के बराबर होती है। तो एक्स की जगह पर आपने 8.66 पुट कर देना है, और एक्स नॉट की जगह पर रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी गॉट 10 हेयर। आपने यूनिट्स को चेंज नहीं करना, क्योंकि ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे यहीं पर ही। ये 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे जाके डिवाइड करेगा, तो 8.66 इज डिवाइडेड बाय 10, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा।
और जब हम 8.6 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.866। ठीक है, और ये साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिर्फ साइन इनवर्स मालूम करना है। तो साइन को जब हम इनवर्स करेंगे तो 0.866 का जो आंसर आना चाहिए वो 60 डिग्रीज आना चाहिए, क्योंकि साइन 60 दरकी का 0.86 के बराबर होती है। तो ये 60 डिग्री पर आपको इसका आंसर मिलेगा थीटा की वैल्यू गिवन कंडीशन के हिसाब से। तो ये चार क्वेश्चंस यहाँ पर इस तरीके के साथ आपने क्या करने हैं, सॉल्व कर देने हैं। चलें भाई, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। देखें, अरेंजमेंट है, कुछ इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है, सिर्फ मेथड को अंडरस्टैंड करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, कोई भी बॉडी है जिसका टाइम पीरियड हमारे पास ये गिवन है, t1 इज इक्वल टू 2 रेडिकल m1 डिवाइडेड बाय k। कह रहा है कि इफ m1 इज रिप्लेस्ड बाय m2, हमने m1 को हटाया किसी मास को और m2 हमने जो वहां पर रखा, which is equal to 2m1। तो m2 की वैल्यू आपको गिवन है और m2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, दैट m2 इज इक्वल टू 2m1 के बराबर। देन क्या कह रहा है, विद द सेम स्प्रिंग, ये लास्ट में स्प्रिंग सेम है, इसका क्या मतलब है कि भाई k की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वो सेकंड टाइम पीरियड आप मालूम करें t2 के हिसाब से। तो चलें हम अरेंजमेंट इसकी बना लेते हैं। देखें, बड़ी सिंपल सी अरेंजमेंट है। अगर t1 है तो उसकी इक्वेशन आपने गिवन है और k गिवन है 2 पाई अंडर m1 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, और अगर मैंने t2 इक्वेशन बनानी है तो वो भी किसके बराबर होगी, 2 पाई रिमेन सेम अंडर एटिकल m2 लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ m2, लेकिन k में सेम रखूंगा क्योंकि हम k को चेंज नहीं करते, चेंज नहीं कर सकते, वी हैव द सेम स्प्रिंग राइट देयर। अब हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दें और इस इक्वेशन को नंबर 2 दे दें, अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड किया जाए तो t2 डिवाइडेड बाय t1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पाई में खत्म हो जाएगा, ये k वाला टर्म k वाले में खत्म हो जाएगा अंडर रेडिकल के साथ। तो बाकी क्या बचेगा, बाकी अंडर रेडिकल में बचेगा m2 डिवाइडेड बाय m1। ठीक है, अब ये जो m2 है ये किसके बराबर किया था हमने, 2m1 के बराबर किया था, 2m1 डिवाइडेड बाय m1। तो m1 m1 गेट कैंसिल, तो t2 डिवाइडेड बाय t1 किसके बराबर हो गया, अंडर रेडिकल 2 के। तो t1 इस साइड चला जाएगा तो t2 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2 ऑफ t1। तो ये इसका करेक्ट आंसर है और ये रहा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आपके सामने पड़ा है। हमने m2 को 2m1 के बराबर किया अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, t1 की इक्वेशन हमें गिवन थी, हमने t2 की इक्वेशन बनाई, 2 पाई में खत्म हो जाएगा, अंडर रेडिकल के में खत्म हो जाएगा सेम स्प्रिंग की वजह से। m2 की जगह पर हमने 2m1 डिवाइडेड बाय m1 रखा। वैसे भी देखें कि जो टाइम पीरियड और मास का रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। मैंने t2 को अगर न्यूमरेटर में पुट किया तो मैंने m2 को वैसे भी न्यूमरेटर में पुट करना था, इसी वजह से मैंने t1 को डिनोमिनेटर में पुट किया, तो मैंने m1 जो है वो डिनोमिनेटर में ही पुट करना था। तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो m1 गेट कैंसिल, अंडर रेडिकल 2, तो t1 डिवाइड कर रहा था उस साइड मल्टीप्लाई करेगा तो t2 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ऑफ t1। आई होप दैट यू गॉट दिस वन क्लियर। जी, तो ये दो एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। चलें इसको हम देख लेते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक पार्टिकल है जिसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये गिवन है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जब t की वैल्यू 0 पुट करेंगे और x नॉट के बराबर कर देंगे तो फाइव की वैल्यू आपको जो है वो क्या मिलेगी। देखें, आप डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको x नॉट के बराबर चाहिए तो वो कौन सी पोजीशन होती है, मीन के एक्सट्रीम, ऑब्वियसली एक्सट्रीम पोजीशन होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर एंगल कितनी बनती है, पाई/2 की। तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखें, x की जगह पर मैंने x नॉट पुट कर देना है, इज इक्वल टू एक्स नॉट रिमेन सेम एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ओमेगा टी की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा प्लस फाइव। ओके, देन एक्स नॉट में खत्म हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ फाइव, क्योंकि 0 खत्म हो गया वहां पर। ये साइन इस साइड चला जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो फाइव बराबर हो जाएगा किसके, साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 90 डिग्री होती है, और 90 डिग्री कितने के बराबर होती है, पाई/2 के बराबर होती है। तो फाइव की वैल्यू आपको पाई/2 के बराबर मिली। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि व्हाट शुड बी द रेशियो। आपने रेशियो फाइंड करना है किसका, काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी का क्या मतलब है कि पहले काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी मालूम करेंगे किसकी, किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो जो एसएचएम को प्रूफ करे उसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं।
तो चलें अभी हमें क्या करनी है, इनकी जो है वो इक्वेशंस को पुट कर देना है कि हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशो किसके बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन अभी हमने पढ़ी थी प्रीवियस एमसीक्यूज में, कौन सी पढ़ी थी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, 1 - x² बटे एक्स नॉट स्क्वायर। और जो टोटल एनर्जी है वो आप थ्योरी वाला पार्ट देख लें, तो वहां पर मैंने इक्वेशन बताई कि टोटल एनर्जी बराबर होती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएंगे तो आपको रेशो किसके बराबर मिलेगा, 1 - x² डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये रेशो है दर हकीकत किसका, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का। सो दिस वन इज अ रेशो। सो आई होप कि आपको ये जो है वो दोनों एमसीक्यूज समझ में आते होंगे इस तरीके के साथ। जी, तो ये हमें हमारे पास दूसरे दो एमसीक्यूज भी हैं, तो उनको भी देख लेते हैं कि इन एमसीक्यूज में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये है कि एक बॉडी है जिसने एसएचएम को परफॉर्म किया और उसको जो टाइम पीरियड लग रहा है वो 0.063 सेकेंड्स है। पीरियड का मतलब टाइम पीरियड है, और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपने वैल्यू ढूंढनी है किसकी, एक्स नॉट की और ओमेगा की। अच्छा देखिए, एक्स नॉट हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, और ओमेगा हमारे पास क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमने ओमेगा के फार्मूलाज पढ़े थे, हमने ओमेगा का एक फार्मूला ये पढ़ा था कि 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो 2 और पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 3.14, और गिवन टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 0.063। तो जब आप इस पूरे टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास कितना आएगा, तकरीबन 100 रेडियन पर सेकेंड आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 100 रेडियन पर सेकेंड। तो 100 रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर आना चाहिए, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ये तो आपको यहाँ पर ओमेगा का जो है वो आंसर मिला। इसी तरीके के साथ अगर आपको एक्स नॉट का आंसर चाहिए तो जो वेलोसिटी होती है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेट कैसे करते हैं, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। वैसे ये आर ओमेगा होता है, हम आर की जगह पर एक्स नॉट पुट कर देते हैं। तो वेलोसिटी अभी अगर मुझे एक्स नॉट चाहिए तो एक्स नॉट किसके बराबर हो जाएगी, एक्स नॉट बराबर हो जाएगी v डिवाइडेड बाय ओमेगा। और v का आंसर आपको दिया हुआ है विच इज 3, और ओमेगा का आंसर आपने 100 निकाला। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आने आएगा वो कितना आएगा, 0.003। आई एस ये आंसर 0.03 मीटर से इसका आंसर आना चाहिए। जी हाँ, यही करेक्ट है। तो ये आपको एक्स नॉट का यहाँ पर आंसर मिला। ओके, अब 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका टाइम पीरियड है 10 सेकेंड्स का। तो नीचे कुछ इक्वेशंस हैं जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर रही हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, देखिए एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन में आपको पहले भी समझा चुका हूँ, -ओमेगा² इंटू एक्स, ठीक है। तो अब ओमेगा बराबर होती है 2 पाई/टी, तो माइनस एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और हम क्या देंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी को दे देंगे। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। और टी का आंसर हमें गिवन है वो कितना है, वो 10 है। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 10 उसका स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है। तो ये एक्स लिखेंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का इन दिस इक्वेशन, -2 पाई/10 होल स्क्वायर इंटू एक्स। माइनस को अलग करना है कि माइनस के ऊपर स्क्वायर नहीं बल्कि जस्ट ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है। तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन है। जी, ये तो फाइनल दो एमसीक्यूज हैं, 13 एंड 14th वन। तो 13 में क्या कह रहा है, 13 में कह रहा है कि एक वेव पैटर्न है। तो ये आपको वेव पैटर्न नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक वेव पैटर्न है जिसमें कुछ पॉइंट्स बनाए गई हैं। ए स्टार्टिंग वाली पॉइंट है, फिर बी बनाई गई, तो बी पर जो टाइम लगा वो कितना लगा, t/4, ठीक है। फिर सी पर भी कोई गिवन टाइम होगा, ठीक है, वो हम मेजर कर लेंगे क्योंकि t/4 + t/4 वी गॉट t/2 देयर। और उसके बाद जब वो डी पर आ रहा है तो इट बिकम्स 3t/4, और जब वो इस पॉइंट पर आ रहा है तो बिकम्स टी हो रहा है उसका गिवन टाइम। कह रहा है कि एट व्हाट टाइम x इज इक्वल टू 0, ये 4 से 5 टाइम है, आपने x 0 के बराबर कर देना है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग वाली पॉइंट है जहाँ पर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि भाई ये स्टार्टिंग वाली पॉइंट है ओ, ये वाली पॉइंट, ठीक है, इसको ओ का नाम दे दें। तो वहां पर डिस्प्ले जो है ना डिस्प्लेसमेंट 0 है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट 0 कहाँ पर है, देखें ये ऊपर की तरफ चला गया, यानी बी वाली पोजीशन पर नहीं है, लेकिन सी वाली पोजीशन पर वापस लौट के आया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो सी वाली पोजीशन पर टाइम कितना लगेगा, देखें इसका जो हाफ पोर्शन था वो हमने t/4 किया था, तो इसका हाफ पोर्शन भी t/4 होगा, ठीक है। तो t/4 + t/4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, t/2। तो एक जीरो, एक जीरो, दूसरा t/2 पर आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 मिलेगी। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट भी है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है,
और वो कौन सा है, देखिए ये नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की तरफ चला गया है, मतलब सेकंड एक्सट्रीम की तरफ, लेकिन ये दोबारा मीन पोजीशन की तरफ वापस लौटा यानी टी की तरफ। तो अगेन यहाँ पर ये 3 टाइम पीरियड्स हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो। क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, कहे कि भाई किन पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट के बराबर है, तो वो कौन सा डिस्प्लेस टाइम है, t/4 एंड 3t/4। तो इसे आपने इसको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 में सेम ही वेव पैटर्न है, कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 के बराबर है, यानी स्टार्टिंग वाली पॉइंट पर। तो जब t/4 हुआ है तो बॉडी कहाँ पर है, मतलब मीन या एक्सट्रीम पर। भाई बी वाली पॉइंट पर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होता है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर। इसी के साथ ही ये 14 एमसीक्यूज क्लियर होते हैं जो मुझे पास पेपर से मिले थे। आई होप कि आपको उसका पैटर्न और तरीकेकार समझ में आ गया होगा कि वो अरेंजमेंट कैसे दे सकते हैं, किसी इक्वेशन की बुनियाद पर भी दे सकते हैं, किसी थ्योरी की बुनियाद पर भी दे सकते हैं। तो चलें, अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।